हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ एक नया सेशन वोकैबुलरी का। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नए शब्दों को। देखते हैं आज के क्लास का पहला शब्द क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास? द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास इज ट्राइट। ट्राइट मतलब हुआ कोई एक ऐसी चीज जो घिसी पिटी हो, राइट? घिसी पिटी इन द सेंस ऐसा नहीं कि जो जीन्स खराब हो गई उसको ट्राइट बोलते हैं, नहीं। या फिर कोई टी शर्ट पुरानी हो गई उसको ट्राइड बोलते हैं। ट्राइड यहाँ पे सेंस है एक ऐसी चीज जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे कि कोई मैनेजर बोल रहा है, यार तुमसे बेकार मैंने एम्प्लॉय कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, तुम कितने आलसी हो, तुम कितने आलसी हो, तुम कितने आलसी हो। तो जो एम्प्लॉय होगा वो बोलेगा, अरे यार इसका तो डेली का है भाई, डेली का ही आके बकवास शुरू कर देता है, इसकी बातों को कोई मतलब नहीं। अब जैसे तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स भी होते होंगे, तो कुछ फ्रेंड्स होते बात बात पे झिक झिक करना चालू, बात बात पे कुछ ना कुछ बोलना चालू, तो तुम बोलते हो यार इसका तो डेली का है, छोड़ो, इग्नोर करो, फालतू में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो ट्राइट वर्ड हुआ उसका मतलब क्या हुआ? बार बार उपयोग होने के कारण प्रभावहीन, राइट? तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ये कैसे यूज होता है एडजेक्टिव? और इंग्लिश मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे, ओवर यूज्ड एंड लैकिंग ओरिजिनलिटी, डल ड्यू टू रिपीटेड यूज। जैसे अब यही है, ये ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें बोले जा रहा है जो इन चारों लोगों के समझ में नहीं आ रहा। अरे छोड़ो यार भाई, का तो डेली का काम है, अपने को नहीं सुनना है, खत्म करो। जैसे जैसे तुम भी कॉलेज में पढ़ते होगे तो तुम्हारे जो प्रोफेसर साहब होते होंगे, आवाज आ रही है नहीं आ रही सही से? हेलो, या आई थिंक यू गाइस कैन हियर मी। तो अब जैसे मैं भी था तो कुछ ज्यादा ही गलत हो जाएगा, बट देन आई यूज्ड टू स्टडी इन अ क्लासरूम, राइट? तो जब मैं क्लास में हुआ करता था और प्रोफेसर साहब होते थे, प्रोफेसर साहब लेक्चर्स लिया करते थे, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बट देन देयर वर सम पीपल दोज से यार ब्ला ब्ला कर रहा है, फालतू में एक ही चीज बार बार बोलते रहता है, कौन सुनेगा इस प्रोफेसर को, छोड़ो। अच्छा, सिनोनिम्स: कॉमनप्लेस, क्लीशेट, हैकनीड एंड बैनल, राइट? ये जो चारों शब्द हैं, जो आप चारों शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, इन शब्द का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बार बार रिपीट की जा रही हो, बार बार बोली जा रही हो, जिसकी वजह से वो बहुत बोरिंग हो गई हो, दैट समथिंग विच बिकम्स वेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? ओरिजिनल, फ्रेश, नॉवेल एंड इनोवेटिव। इनका क्या मतलब हुआ? ये जो चारों शब्द है इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जो ओरिजिनल हो, एक ऐसी चीज जो पहले ना घटित हुई हो, समझे? तो वो चारों शब्दों में हो जाएंगे ओरिजिनल, फ्रेश एंड इनोवेटिव। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ ट्राइड एक्सप्रेशन, मतलब जो उसका स्पीच था घिसे पिटे हुए तकिया कलामों से, कि हमारा देश है, हमारा देश हमेशा से गुलाम रहा है, हमारा देश गरीबी की उसमें जकड़ा हुआ है। सबको पता है भाई, किसको बकवास बता रहे हो तुम? ये बार बार तुम वही चीज, नेताजी का स्पीच देख लो, हम परिवर्तन लाएंगे, हम चेंजेस लाएंगे, और हर 5 साल 10 साल में यही नेताजी बोलते रहते हैं, परिवर्तन लाएंगे परिवर्तन लाएंगे, पर कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो ऐसे ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे? ट्राइट, कॉमन प्लेस, वैपिड, बैनल। अच्छा, द मूवी हैड अ ट्राइट स्टोरी लाइन, चलिए ये तो समझ के होंगे आप लोग। नेक्स्ट वर्ड इज कॉडल। कॉडल का मतलब होता है किसी को इतना ज्यादा स्नेह करना, किसी को इतना ज्यादा लाड़ प्यार करना, किसी को इतना ज्यादा दुलार करना कि वो बिगड़ने की हद तक पहुंच जाए। जैसे घर का छोटा बेटा या छोटी बेटी, जो घर का, जनरली आप देखोगे कि घर का जो छोटा बच्चा होता है उसको बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, और इतना ज्यादा प्यार किया जाता है कि वो बिगड़ जाता है। मम्मी ने बनाई है कोई हरी सब्जी, नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे को तो वही चाहिए। अच्छा, मम्मी पापा बोलते भी हैं, नहीं यार तुमको नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये ले जाओ, इसके लिए पिज्जा ले ऑर्डर कर लो, इसके लिए नूडल्स ऑर्डर कर दो। और तुम अगर घर के बड़े लड़के हो या बड़ी लड़की हो, अच्छा तुम्हें ज्यादा अय्याशी चढ़ी हुई है, हाँ? तुमको घर का खाना पसंद नहीं है। तो जो कॉडल वर्ड हुआ, कॉडल वर्ड का मतलब हुआ इतना ज्यादा स्नेह कर देना कि भाई बच्चा बिल्कुल, क्या बोले, अतिशय स्नेह, राइट? अच्छा, एक मैं चीज बोलूंगा, यहाँ पे एक जो कॉडल वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कॉडल का मतलब होता है अतिशय लाड़ प्यार करना। और एक और वर्ड होता है दैट इज कडल, CUDDLE। इसका मतलब क्या होता है? किसी को गले लगाना बहुत प्यार से। मान लो तुम्हारी कोई बच्ची है या फिर तुम्हारा कोई बच्चा है, राइट? उसको आप लोग अगर प्यार से ऐसे गले लगाओगे तो वहां पर हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं कडल, राइट? प्यार से गले लगा, ये हो गया। अच्छा, ये वर्ड मैंने क्यों डिस्कस किया हुआ है? क्योंकि कॉडल और कडल, यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यू का है। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ यू का है। यहाँ पर ओ दिख रहा होगा, यहाँ पर यू दिख रहा होगा, बाकी पूरा जो है सेम सेम है। तो तुमको लगेगा सर आपने तो कॉडल का मतलब ये बताया था, एग्जाम में कडल आ गया, तो मैं आपको दोनों मीनिंग बता रहा हूँ, राइट?
पेरेंट्स शुड नॉट कॉडल देयर चिल्ड्रन टू मच। जो माता पिता है उनको अपने बच्चों को बहुत ज्यादा कॉडल नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्नेह नहीं करना चाहिए। स्नेह करो, प्रेम करो, पर इतना ज्यादा प्रेम मत करो कि वो बच्चा बिगड़ जाए। बच्चा सुबह 10 बजे सो के उठ रहा है, बच्चा सुबह 11 बजे उठ रहा है, पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं रहा। अब तुम ही हो, अगर तुम घर घर से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पापा लठ लेके आते होंगे और बोलते होंगे बेटा सुबह उठना टाइम से और पढ़ते हुए दिखना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नेक्स्ट, ही वॉज कॉडल्ड थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड। पूरे बचपन के दौरान उसको बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा स्नेह मिला। और होता भी है यार, जब तक तुम बच्चे होते हो तब तक तुम्हारे माता पिता बहुत तुम्हें प्रेम करते हैं, बट द मोमेंट यू गो इनटू स्कूल, नॉट स्कूल, आप जैसे कॉलेज में एंटर करते हो और कॉलेज एंटर करने के बाद जैसे ही कॉलेज से निकले तब समझ में आता है तुमको कि असली दुनिया क्या है, राइट? तब जो पूरा प्रेम मोहब्बत माता पिता की होती है, प्रेम मोहब्बत तब भी होती है, बट देन जो माता पिता होते हैं वो क्या चाहते हैं कि आप तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, थोड़े तुम जिम्मेदार हो जाओ, है ना? चलो देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन इज प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक वर्ड का मतलब हुआ एक ऐसी चीज जो आपको रोगों से बचाए। रोगों मतलब बीमारियों से बचाए, डिजीजेस से बचाए। अब इसका मीनिंग कैसे आप समझोगे? जैसे आपको कोविड था, जब कोविड आया था आज से 4-5 साल पहले, तो आप कोविड की वैक्सीन लेने जाते थे, अपने यहाँ पे कोविड की वैक्सीन लगवाते थे ना। कोविड की वैक्सीन तुम क्यों लगवाते थे? कोविड की वैक्सीन तुम इसलिए लगवाते थे ताकि तुमको कोविड वायरस जो है उसकी वजह से कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो प्रोफिलैक्टिक जो वर्ड हुआ उसका मतलब होता है, इसका इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एनीथिंग जिससे आप क्योर कर सके बीमारियों को। इन द सेंस इट इज मोर लाइक एंटीवायरस। समझ रहे हो? एंटीवायरस आपने डाल लिया तो कोई भी वायरस आएगा वो आपको कोई भी बीमारी नहीं दे पाएगा, राइट? अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएंगे इसके? जैसे इसी महिला को ही देख लीजिए, ये महिला आपने यहाँ पे क्या लगवा रही? इंजेक्शन लगवा रही है। अब ये इंजेक्शन ये नर्स मैडम लगा रही है, इसलिए लगा रही है भाई कि इनको भविष्य में कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो। तो यहाँ पे वर्ड हम लोग यूज कर पाएंगे क्या? वील बी एबल टू यूज द वर्ड प्रोफिलैक्टिक। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव एंड नाउन। सिनोनिम्स देखेंगे, प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव केयर होता है ना, तो उसी तरीके से या प्रिवेंटिव चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप, तो वहां से वर्ड आ रहा है प्रिवेंटिव। प्रोटेक्टिव, प्रिकॉशनरी एंड डिफेंसिव। सेंटेंस यहां पर हम लोग देखेंगे, डॉक्टर्स रेकमेंड प्रोफिलैक्टिक मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रोफिलैक्टिक क्या मेजर्स रेकमेंड करते हैं ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी कोई इंसान का मेडिकल हॉस्पिटल में जब सर्जरी होती है तो बोलते हैं कि अगर आपको इनके पास जाना है तो आप अपने मुंह पर मास्क लगा करके जाओगे, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके जाओगे, तभी आप उस पेशेंट के पास जा सकते हैं, राइट? ये क्या है? ये सारी चीज है प्रोफिलैक्टिक मेजर्स, कि उस रोगी को, उस बीमार व्यक्ति को कोई भी इंफेक्शन ना हो। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। वैक्सीनेशन इज अ कॉमन प्रोफिलैक्टिक अगेंस्ट डिजीज, राइट? ये जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन जब लगाई जाती है उसको किससे तुलना किया जा रहा है? प्रोफिलैक्टिक क्वालिटी से। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप वैक्सीन लगा लोगे तो आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं। समझ रहे हो? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट 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 ऑस्ट्रेसाइज। यार ये ऑस्ट्रेसाइज जो शब्द है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज वर्ड। ऑस्ट्रेसाइज वर्ड का मतलब होता है किसी को भी समाज से बहिष्कृत कर देना। और मुझे लगता है कि यार आप कुछ भी करें किसी भी इंसान के साथ, जब तक उसने बहुत ही कोई जघन्य अपराध ना कर दिया हो, आपको उस इंसान को बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार आप बहिष्कृत कर दोगे ना तो इंसान अंदर से टूट सा जाता है। यू शुड नॉट बी ऑस्ट्रेसाइजिंग पीपल। जैसे खैर अब समाज में कई प्रचलित कुरीतियां थी जिसके अंतर्गत इंसानों को बहिष्कृत कर दिया जाता था, पर आई डू नॉट थिंक कि ऐसा किया जाना चाहिए था किसी भी इंसान के साथ, राइट? इंडियन लॉ है, वो पनिश करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, देश के कानून के अकॉर्डिंग, बट किसी को भी बहिष्कृत कर देना, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देना, ये एक अच्छी चीज नहीं है। चलिए खैर ज्यादा फिलोसफिकल हो जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होगे, ये जो बेचारा है इसको इस ग्लास के अंदर बंद कर दिया गया, तो इसको क्या कर दिया गया? इसको बहिष्कृत कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया भाई? इसको बहिष्कृत कर दिया गया, ठीक है? इसको बहिष्कृत कर दिया गया है। सिनोनिम्स, एक्सक्लूड, अलग थलग कर देना, शन, बैनिश एंड आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी को अकेला कर देना। क्या कर देना भाई? अकेला कर देना, ठीक है? मेक सेंस? हाँ भाई समझ में आता है।
सेकंड एग्जांपल, ही वाज ऑस्ट्रेसाइज्ड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। उसको क्या कर दिया गया, उसको ऑस्ट्रेसाइज्ड कर दिया गया, उसको अलग थलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने रूल्स को ब्रेक किया हुआ था। यही तो लिखा हुआ है, ही वाज ऑस्ट्रेसाइज्ड फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। उसको रूल्स को ब्रेक करने की वजह से ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया। सोसाइटी शुड नॉट ऑस्ट्रेसाइज इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओपिनियंस। जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसको लोगों को ऑस्ट्रेसाइज नहीं करना चाहिए, बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? अपने ओपिनियंस को, हर एक इंसान को अपने ओपिनियंस को रखने का अधिकार है। अगर आपने आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो व्हाट इज दैट? आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई गेस दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? मतलब सभी इंसानों को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होता है ना? तो अगर अधिकार है, और ये भी है कि अगर आपके पास अधिकार है अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो तो आप किसी भी समाज की किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी धर्म के खिलाफ आप गलत बातें भी ना बोलें, ये भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे, फिर आपके ऊपर कानूनी अगर कार्यवाही होती है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन है। नहीं, वो दैट कम्स विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है ना? चलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अपन पढ़ नहीं रहे, बढ़ते आगे की तरफ। अपन इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग दी इंग्लिश 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 इंग्लिश। हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। चलो अच्छा, डिबैकल, डिबैकल वर्ड, डिबैकल वर्ड, डिबैकल वर्ड, डिबैकल वर्ड, डिबैकल वर्ड। डिबैकल वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। मतलब ऐसी फेलियर कि भाई आदमी अपना मुंह ही ना दिखा पाए। जैसे पाकिस्तान की टीम जब इंडिया में खेलने आती है तो इंडिया उनको हराती नहीं है, मतलब इतना हरा देती है, इतना ज्यादा हरा देती है कि पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि भाई कैसे अपने घर में क्या मुंह लेकर के जाएं अपने घर वापस, कि हमारी जो जनता है हमको पीट पीट के बराबर ना कर दे, है ना? तो पाकिस्तान जब भी इंडियन टीम के साथ खेलने आती है, इंडियन टीम दे, छोड़ो अब ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल समझ रहे हो ना क्या हाल कर देती है पाकिस्तान की टीम का। तो पाकिस्तान ऑलवेज फेसेस डिबैकल व्हेन इट प्लेज विद इंडिया, है ना? चलो देखते हैं आगे की तरफ। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? फियास्को, डिजास्टर, कोलैप्स, कैटास्ट्रफी। कैटास्ट्रफी वर्ड का मतलब होता है कोई बहुत बड़ी विपदा। भाई ठीक है, तुम पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर इंडिया में हारेगा और ऐसे हारे, 100 रन से हार गया, 150 रन से हार गया, 10 विकेट से हार गया, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे? इट वाज अ कैटास्ट्रफी फॉर पाकिस्तान। सेकंड एग्जांपल, द इवेंट टर्न इनटू अ कंप्लीट डिबैकल ड्यू टू पुअर प्लानिंग। जो इवेंट था वो पुअर प्लानिंग की वजह से कंप्लीट फेलियर में परिवर्तित हो गया, डिबैकल में परिवर्तित हो गया। द कंपनी फेस्ड अ फाइनेंशियल डिबैकल आफ्टर द डील फेल। जो कंपनी थी वो डील फेल होने के पश्चात क्या हो गया भाई? फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट गई, है ना? चलो देखते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट 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 वर्ड इज डिरीजन। डिरीजन एक नाउन है। ये कहां से आ रहा है? ये एक वर्ड, दिस इज अ नाउन, राइट? ये एक नाउन है, दिस इज नाउन, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। ये आ रहा है एक वर्ब से। वो वर्ब क्या होती है बेटा? दैट वर्ब इज डिराइव, ठीक है? दैट वर्ड इज डिराइव। इसका मतलब होता है किसी का बहुत तगड़े से उपहास उड़ाना, किसी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना। अब कई कुछ लोग होते हैं हमारे समाज में ही, अगर कोई इंसान है देखने में बहुत अच्छा नहीं है तो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंसान बहुत मोटा है तो उसका उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इंसान हाइट में छोटा है तो उसका उपहास उड़ाना शुरू कर देते हैं। लाइक आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, मतलब हम लोग किस तरीके के समाज में रह रहे हो यार? किस तरीके के समाज में रह रहे हो तुम? इस तरीके के समाज में रह रहे हो जहां पर आपको एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे की मदद करने के बजाय लोग एक दूसरे की टांग खींचना ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं? सिनोनिम्स इज मॉकरी, रिडिक्यूल, कंटेम्प्ट एंड स्कॉन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिस्पेक्ट, आदर, प्रेज मतलब प्रशंसा, एडमिरेशन भी प्रशंसा, अप्रूवल मतलब सहमति। तो डिरीजन वर्ड है, या डिरीजन वर्ड का मतलब क्या हुआ? किसी का उपहास। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिस्पेक्ट, आदर, प्रशंसा, प्रशंसा, सहमति। ठीक है, मेक सेंस? आई होप ये समझ में आता है। His ideas were met with derision। उसके जो आइडियाज थे वो उपहास के साथ है। They were met with derision, मतलब उनका उपहास उड़ाया गया। क्या ठीक है, सेंटेंस एग्जांपल लिखा हुआ तो अपन पढ़ रहे हैं। She laughed in derision at his mistake। वो अपनी गलतियों पर उपेक्षा की तरीके से हंसा। मतलब ठीक है यार, गलती हो गई, क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज ओनस। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो एग्जाम क्लियर करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिम्मेदारी मेरे ऊपर है या फिर जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है? देखो, मेरे पास जो ओनस है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है तुम्हें पढ़ाने की भाई, ठीक है?
बट एग्जाम क्लियर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी खुद की है। मैं यहाँ पर आके आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम देने कौन जा रहा है भाई? एग्जाम देने तुम जा रहे हो, एग्जाम देने मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ओनस वुड बी योर्स। ओनस किसका हो जाएगा? जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, इंग्लिश मीनिंग अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट फॉल्स ऑन समवन। अपने आप क्लियर है ये? सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, बर्डन, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। एंटोनिम्स फ्रीडम, प्रिविलेज, राइट एंड एग्जाम्पशन। सेंड एग्जाम्पल, द ओनर्स ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। मतलब क्या हुआ कि जो जब अदालत वगैरह होती है या फिर न्यायालय वगैरह होते हैं तो वहां पर जो प्रोसिक्यूट कर रहा होता है, वो इंसान जो आरोप लगा रहा होता है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो उन आरोपों को साबित करे। इट इज योर ओनर्स टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टास्क को, आप अपने काम को सही समय में करो। वो इस सेंटेंस का मतलब है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नया शब्द। ओहो, नया शब्द क्या है भाई? नया शब्द है कैंटैंकरस। अरे सर, ये छोटा मोटा शब्द तो नहीं लग रहा है, ये तो बहुत बड़ा शब्द लग रहा है। कैंटैंकरस जो शब्द है उसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा झगड़ालू हो, राइट? बात बात पे चिक चिक करना चालू। तुम उसके सामने एक पानी का गिलास रख दो और बोला कि मैंने तो ठंडा पानी मंगाया था, तुम ठंडा पानी क्यों नहीं लेकर? तुम ठंडा पानी लेकर के जाओगे तो बोलेगा मैंने इतना ठंडा पानी थोड़ी मंगाया था, थोड़ा कम ठंडा मंगाया था। मतलब बात बात पे झिकझिक, बात बात पे हल्ला गुल्ला शोर करना, ऐसे इंसान को बोला जाता है कैंटैंकरस, राइट? चलिए, तो इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, इंग्लिश मीनिंग इज बैड टेम्पर्ड, आर्गुमेंटेटिव एंड डिफिकल्ट टू डील विद। जब से यही देख लो यार, आपस में झिकझिक कर रहे हैं तो कैंटैंकरस पीपल। सिनोनिम्स आर इरिटेबल, क्वेरलसम, ग्रम्पी एंड आर्गुमेंटेटिव। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? काम, प्लेजेंट, एग्रीएबल, इजी गोइंग। एंड सेंड एग्जांपल, द कैंटैंकरस ओल्ड मैन आर्ग्यूड विद एवरीवन। जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो झगड़ालू बूढ़ा व्यक्ति था, वो हर एक इंसान से बहस करने लगता था। He became cantankerous when things did not go his way. वो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो गया। कब वो हो गया भाई झगड़ालू प्रवृत्ति का? जब चीजें उसके हिसाब से होनी बंद हो गई। सीधी सी बात है यार, जब एवरीथिंग इज गोइंग गुड, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ना, तब तुमको भी लगता है नहीं यार सब कुछ सही सही करते हैं। बट जहां पे चीजें खराब होनी शुरू होती हैं, तब लोग अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करते हैं, राइट? सो इट इज सेड दैट व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तब तो हर एक इंसान अपना अच्छा कर लेगा। बट व्हेन थिंग्स गो बैड, जब चीजें बुरी होनी शुरू होती हैं, तब आप अपने आप को कैसे बना के रखते हो, वो चीजें आपको डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आप ही हो, अगर आप अभी प्रिपरेशन के दौरान यू आर स्ट्रगलिंग, अगर आप संघर्ष के समय में हो और यहाँ पर अगर आपने अपना मोमेंटम बना के रखा, यहाँ पर अपने अपना अपना धैर्य बना के रखा, तो आपको एग्जाम निकालने से कोई भी रोक नहीं पाए। चलो देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब होता है घर, हरा भरा, बहुत ही घना। जैसे जंगल हो, जंगल अगर वृक्षों से भरा हुआ है, पेड़ों से भरा हुआ है, तो अपन बोलेंगे इसको लग्जूरियंट फॉरेस्ट। अच्छा, लग्जूरियंट जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। तो लग्जूरियंट का मतलब हुआ घना हरा भरा। लेकिन सर एक मैंने और वर्ड सुना हुआ है, लग्जूरियस। लग्जूरियस सर, ये लग्जूरियस और लग्जूरियंट क्या दोनों सेम वर्ड है? नहीं, दोनों सेम वर्ड नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड है। जो लग्जूरियस वर्ड है उसका मतलब होता है आलीशान। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है आलीशान। आय हाय क्या बात है, आलीशान, ठीक है। तो जो लग्जूरियस वर्ड हुआ उसका मतलब हो गया आलीशान, और जो लग्जूरियंट वर्ड हो गया उसका मतलब होगा घना। सिनोनिम्स देखेंगे, लश, प्रोफ्यूज, फ्लरिशिंग एंड अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। एंटोनिम स्पार्स, स्कैंटी, मीगर एंड बैरन। स्पार्स मतलब हुआ बहुत कम, इधर उधर फैला हुआ। स्कैंटी का भी मतलब होता है काफी कम, राइट? अच्छा, सिनोनिम्स एग्जांपल्स, द गार्डन वाज फुल ऑफ लग्जूरियंट वेजिटेशन। जो बगीचा था, जो गार्डन था, वो यू नो हरी भरी वेजिटेशन से काफी ज्यादा भरा हुआ था। दैट इज व्हाट दिस सेंटेंस मींस। हिज लग्जूरियंट हेयर अट्रैक्टेड एवरीवन्स अटेंशन। उसके जो लग्जूरियंट हेयर थे उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अपोस्टल। अपोस्टल कौन होता है? ये एक नाउन है, राइट? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। अपोस्टल वर्ड जो है, दिस इज नाउन। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फिलॉसफी को, जो किसी बिलीफ सिस्टम को प्रचारित करता है। अब मान लो तुम हो, अगर तुम ये बोलते हो कि मुझे सोशलिज्म पसंद है, और तुम सबको जाकर के बोल रहे हो कि भाई सोशलिज्म एक अच्छी फिलॉसफी है,
तो देन यू बिकम एपोस्टल। आपको एपोस्टल बोला जाएगा किसका? सोशलिज्म का। अब इसी तरीके एक दूसरा इंसान होता है, वो बोल सकता है कि यार कैपिटलिज्म अच्छा है, सब लोग को कैपिटलिज्म फॉलो करना चाहिए, तो ऐसे इंसान को बोला जाएगा अपोस्टल ऑफ कैपिटलिज्म। राइट, मेक सेंस? आई होप मेक सेंस, राइट। चलो, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिसाइपल, फॉलोअर, मिशनरी एंड एडवोकेट। एडवोकेट, एडवोकेट ये वो वाला एडवोकेट नहीं है जो मतलब क्या बोला जाए, अदालत वाला एडवोकेट। यहाँ पे एडवोकेट वो इंसान है जो किसी विचारों को फैलाना चाहता है। राइट, एडवोकेट ऑफ सम कॉज, किसी विचारों को, किसी कारणों को आगे फैलाने वाला, उसको, उसके लिए वर्ड यूज किया जा रहा है एडवोकेट, अपोस्टल। ठीक है, इसके एंटोनिम्स हम लोग क्या क्या ले लेंगे? ओपोनेंट, क्रिटिक, स्केप्टिक। स्केप्टिक एक ऐसा इंसान होता है जो जल्दी से विश्वास नहीं करता है। डिट्रैक्टर कौन होता है? डिट्रैक्टर इज समबडी जो आलोचक होता है आपका। ठीक है, ये कौन होता है आपका? दिस इज आलोचक। ठीक है, मेक सेंस? आई होप दैट मेक्स सेंस। आलोचक, ये हो जाएगा आपका आलोचक। तो इसके सिर्फ एग्जांपल्स देखते हैं। ही बिकेम एन अपोस्टल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। वो शांति और अहिंसा का अपोस्टल बन गया, संदेशवाहक बन गया। जैसे अशोक के बारे में भी कहा जाता है, अशोक जो हमारे देश के महान राजा हुए हैं, जब वो कलिंग का जब उनका युद्ध हुआ, उसके पश्चात उन्होंने सारी की सारी हिंसा त्याग दी और उसके पश्चात उनको ऐसा लगा कि यार मैं कितने गलत काम कर रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ। उसके पश्चात उन्होंने बुद्ध धर्म शायद अपना लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेना आप लोग। और उसके पश्चात वो ही बिकेम अपोस्टल ऑफ व्हाट? पीस और नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अच्छा, द अपोस्टल स्प्रेड द टीचिंग्स अक्रॉस रीजन। द अपोस्टल्स होते हैं वो टीचिंग्स को कहाँ का फैलाने करते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में अलग अलग जगह फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा शायद कि श्रीलंका में कुछ लोग बुद्धिज्म फैलाने के लिए गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत बहुत टाइम हो गया मेरे को हिस्ट्री पढ़े हुए। आई गेस दैट वाज अशोक के ही वंशज, राइट? अशोक के संघमित्र एंड जमाली, आई गेस, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्हीं के ही कुछ रिलेशन में थे, उनकी बेटी थी, और ये लोग श्रीलंका में गए हुए थे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वहां पर इनको क्या बोला जा सकता है? यहाँ पे बोला जाता है दे वर अपोस्टल। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कोई नया वर्ड बचा हुआ है क्या। तो ओह चलो भाई, जल्दी जल्दी से हम लोगों ने आज के शब्दों को भी कवर कर लिया है, और मुझे लगता है कि आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अपने चेहरे पर स्माइल बना करके रखिएगा और क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करिएगा। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द माई पाठशाला चैनल एंड यू लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. Please take care and see you in the next session.